बिरसा मुंडा का तो लोग जानते ही नहीं। हेमंत सोरेन नौजवान है, ताव में आ गया है, ताव में आके आदमी काम करता है। कास्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। महतो या कुर्मी समुदाय है वो हर 15 साल में अपना नेता बदल देता है। झारखंड में तो पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल कल्चर जो है ना, उसको सुधारने की जरूरत है। और सुभाष चंद्र बोस को जो महत्व दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया जाए। लेकिन अगर मुझे आप गर्दन पकड़ के बोलिए कि देश को गांधी जी ने आज़ाद कराया, तो मैं बोलूँगा नहीं। तो चीन ने हमला कर दिया और उससे भारत की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। झारखंड में नशा का व्यापार और नशा की खेती भी हो रही है। ये आदिवासी वर्सेस नन आदिवासी का जो लड़ाई चल करवाते हैं, इनके लिए कौन जिम्मेवार है, आम जनता या वो? बल्कि इंदिरा गांधी के टाइम में नारा लगाया गया था, जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर। नमस्कार दोस्तों, काके टॉक्स के पॉडकास्ट सीरीज में आज हमारे साथ हैं रांची के जाने माने और देश के सबसे उच्चतम अवार्ड से सम्मानित जर्नलिस्ट, पद्मश्री अवार्डी श्री बलबीर दत्त जी। सर, काके टॉक्स के पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है और हम लोग बात करेंगे इनसे। मैं अभी जान के शॉक्ड हूँ कि सर 63 से जर्नलिज्म में रहे हैं और तब मेरी तो जन्म ही नहीं हुई थी। तो सर, थोड़ा आप अपने बचपन के बारे में बताएंगे हमारे दर्शक को। बचपन तो मेरे ख्याल से पत्रकारिता से संबंधित बात तक सीमित रखना उचित होगा। जैसे अभी आपने कहा 63 जी, तो 63 में मैंने हिंदी साप्ताहिक रांची एक्सप्रेस शुरू किया था जी। तो पत्रकारिता में तो मैं उससे काफ़ी पहले ही आ गया था। अब आप पूछ सकते हैं आप किशोरावस्था में पत्रकारिता में आ गए कैसे? तो पत्रकारिता में ऐसे ही जरूरी नहीं रहता है कि आप फॉर्मली उसमें हो, जी जी, फॉर्मली भी हो सकते हैं। ओके। तो पत्रकारिता में ऐसा है कि मेरा शौक शुरू से ही पत्रकारिता में रहा है और उसका कारण ये था कि मेरा जन्म रावलपिंडी में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है, और इस्लामाबाद उसके नज़दीक ही राजधानी बनाई गई है। जी। तो उस समय सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था। अच्छा। तो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे। हाँ। तो घर में हम लोगों का अच्छा खाता पीता घर था और शौक थे कई तरह के। तो हमारे यहाँ 3 अखबार आते थे। एक अंग्रेज़ी में द ट्रिब्यून लाहौर से निकलता था, अभी आजकल वो चंडीगढ़ से निकलता है। अच्छा। और एक हिंदी में हिंदी मिलाप, एक उर्दू में प्रताप। तो आपके परिवार में तीनों भाषा के जानकार लोग उस समय थे? ऐसा है कि मेरे पिताजी उर्दू के जानकार थे। क्या बात है। पुरानी पीढ़ी उस समय उर्दू का ही रिवाज था। और अंग्रेजी तो खैर थी ही। और हिंदी का अखबार माताजी के लिए लिया जाता था। अच्छा। तो पिताजी का बैकग्राउंड थोड़ा बताएंगे सर कि पिताजी क्या करते थे आपके? नहीं, वो तो ऐसा है कि हम लोगों की बहुत प्रॉपर्टी थी जी। अब व्यक्तिगत बात क्या की जाए, रावलपिंडी में एक दो तो हम लोगों का मार्केट कॉम्प्लेक्स था और ज़मीन जायदाद वगैरह थी और बड़ा बागान वगैरह था। तो वो सुनी भूली बिसरी यादें कभी नहीं आता, दिल को कचोटता है? आती हैं कि क्यों नहीं। और ख़ास तौर से इसलिए कि कई बार कई लोग पूछते हैं मेरे से कि आपको सब याद है? आप तो याद है। अच्छा। इसलिए कि अगर आप जागृत हैं तो क्या हो रहा है क्या नहीं, आप जैसे मेरी उम्र के जो लोग हैं या मेरे सहपाठी जो रहे हैं उनको बहुत सी बातों की जानकारी नहीं है। तो जब तक आप जैसे मैंने एक किताब लिखी है झारखंड आंदोलन पर, पहली किताब है अपने ढंग की। अच्छा। तो मैंने यहाँ 2-3 लोगों से पुराने साहित्यकार हैं बात की, उनका जन्म भी यहीं हुआ था, तो आप इसमें सहयोग दीजिए तो किताब लिखा जाए। बोले नहीं, हम तो जानते नहीं हैं कुछ, हालांकि आंदोलन तो हमारे सामने ही हुआ। तो ये ज़रूरी नहीं रहता है कि आदमी जैसे रांची में आया बहुत ज़माने से तो झारखंड आंदोलन पर वो निगाह रखा हो, उसको जानने की कोशिश किया हो, ऐसा नहीं रहता है। तो एक बार जब आपको शौक हो जाता है ना,
अब मुझे ये था कि पढ़ने का बहुत शौक था। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि हर युवक को, हर बच्चे को शौक होना चाहिए पढ़ने का। और जिसको पढ़ने का बहुत शौक है ना, वो निश्चित तौर से ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा। और बहुत से कई लोग बोलते हैं कि जनरल नॉलेज जो है आपकी अच्छी खासी है, तो उसका कारण ये है पढ़ने का शौक। जैसे मैं स्कूल में पढ़ता था तो ज्योग्राफी की किताब में था कि सोवियत यूनियन, तो कैसे वहाँ कम्युनिस्ट हुकूमत आई और लेनिन और स्टालिन जो है उनका क्या योगदान था। अब पढ़ने का शौक था तो मुझे लगा लेनिन और स्टालिन के बारे में पढ़ा जाए, तो लाइब्रेरी से फिर लेनिन और स्टालिन के बारे में किताब ली। आमतौर पर स्कूल में बच्चे लोग नहीं करते हैं। बिल्कुल। आपका बर्थ ईयर क्या रहा है? बर्थ ईयर क्या रहा है? 1935। अच्छा। जब देश आज़ाद हुआ या देश का विभाजन हुआ या पाकिस्तान बना, जो भी कहिए, तो उस समय मेरी उम्र 12 साल थी। कुछ थोड़ा सा मेमोरी अगर है, जब डिवीज़न हो रहा था देश का, देश के बंटवारे का, अगर कोई थोड़ी सी भी मेमोरी आप हमारे साथ शेयर करना पसंद करेंगे? नहीं, मेमोरी सब बहुत है। अब मैंने कुछ लिखा एक इंस्टांस, हाँ एक इंस्टांस शेयर करेंगे। ऐसा है कि 1946 तक किसी को यकीन नहीं था, यहाँ तक कि मोहम्मद अली जिन्ना को भी, कि पाकिस्तान बन ही जाएगा। अच्छा। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये सब अंग्रेज़ों की कारस्तानी थी। अच्छा। क्योंकि उनको बहुत परेशानी हो रही थी। भारत जो है वो ब्रिटिश एम्पायर, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ कभी ब्रिटिश एम्पायर में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। जी। और ये इनका एकदम ज्वेल माना जाता था भारत। उतना बड़ा क्षेत्रफल और बाकी तो बहुत सी खूबियाँ थी ही। तो भारत हाथ से निकल जाएगा तो क्या होगा। और दूसरे ये है कि भारत की जो ज्योग्राफिकल पोजीशन थी, तो उनको यह देखना था कि आगे आने वाले दिनों में स्ट्रेटेजिकली क्या होगा। तो उसमें जो कांग्रेस के लीडर थे वो आज़ादी के बाद ब्रिटिश सरकार को या किसी को भी अपने यहाँ पर कोई अड्डे वगैरह बनाने के लिए जगह देने को तैयार नहीं थे। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना तैयार थे। उनको लगा कि अपना एक होना चाहिए। और इसका तो सबूत ये है कि ब्रिटेन और अमेरिका पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करते रहे। ये तो आपके लाइफ टाइम में ही है। पाकिस्तान को जितना सपोर्ट किया अमेरिका ने, पहले ब्रिटेन था, तो वर्ल्ड पावर ब्रिटेन था, फिर अमेरिका हो गया। अमेरिका ने उसको हर तरह की मदद की, फाइनेंशियली हथियार दिए, और ये जानते हुए कि ये हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, किसी के खिलाफ नहीं। एक बार इंदिरा गांधी ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर को कहा था कि आप मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तान ने एक भी गोली भारत को छोड़ के किसी दूसरी दिशा में चलाई है। तो ये तो अब जैसे अफगानिस्तान में हुआ, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा कि हमको आपकी ज़मीन से होते हुए जाना है और हमको जगह दीजिए। और जनरल मुशर्रफ आनाकानी किया, उसके बाद राज़ी हो गया। तो इन लोगों को जो इम्पीरियलिस्ट ताकतें हैं ना, ये इन लोगों का बहुत गहरा षड्यंत्र था। तो खैर जो हो, तो उसकी बहुत गहराई में जाने का यहाँ मौका नहीं है। तो ये है कि एक बार जब आपको शौक हो जाता है ना कोई चीज़ जानने का, जैसे कि टीवी पर सीरियल चलता है, तो एक दो सीरियल आपने देखे, फिर उसके बाद देखें भाई अगला सीरियल एपिसोड देखें अगले एपिसोड में क्या है। करेक्ट है। तो एक बार शौक हो जाए तो करंट अफेयर्स जिसको बोलते हैं, समसामयिक घटनाएं, तो फिर आदमी जानने की कोशिश करता है। इसलिए मुझे पर्याप्त जानकारी है। आप 1945 से 47 तक की कोई भी खास बड़ी छोटी राजनीतिक घटना के बारे में जानकारी चाहें तो मैं आपको दे सकता हूँ। अच्छा। शौक होने से होता है ना। जी जी तो जी। मेरा तो ये अनुभव रहा। और ये है कि पार्टीशन पर तो मेरी एक दो किताबें आई हैं और आगे भी एक बड़ी मैं किताब तो देख रहा था नेट पे, यूट्यूब कुछ वीडियोस था, हरिवंश जी जो है वो उसका विमोचन कर रहे थे आपके। वो हम लोग पाकिस्तान गए थे 2004 में। अच्छा। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उधर जनरल मुशर्रफ थे। सार्क सम्मेलन, सार्क देशों के शासनाध्यक्षों का सम्मेलन था।
हाँ। हरिवंश जी भी वहाँ गए थे। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो वैसे व्यक्तिगत बात है, लेकिन दिलचस्प बात ये है कि मुझे लगा कि हमको अपना पुराना घर देखना चाहिए। बिल्कुल। तो वहाँ तो कड़ाई बहुत थी ना। असल में क्या है कि सार्क सम्मेलन शुरू होने से पहले जनरल मुशर्रफ पर हमला हुआ था, फेटल। वो बाल बाल बच गए थे। अच्छा। वो इस्लामाबाद से रावलपिंडी जा रहे थे, तो रास्ते में अटैक कुछ सेकंड के अंतर से बचे। तो बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी व्यवस्था थी, और उसमें हमको मना किया गया था कि आप रावलपिंडी नहीं जा सकते हैं, जाइएगा तो सिक्योरिटी के साथ। तो खैर हम तो जैसे होता है वो अपना ढंग से निकल गए बिना सिक्योरिटी के, क्योंकि सिक्योरिटी के साथ जाने घर आप घूमे अपना पुरानी घर देख के आए? हाँ देखे। हाँ। संयोग से वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। वाह, क्या बात है। तो क्या होता है आमतौर पर, जैसे उन दिनों यहाँ 2004 की बात है, ये मरवाहा थे गवर्नर झारखंड के। वो मूलतः पेशावर के रहने वाले थे। अच्छा। हाँ। तो उन्होंने बताया कि वो भी गए थे एक बार, उसमें इंद्र कुमार गुजराल, कुलदीप नैयर वगैरह थे। तो हमको लगा कि पेशावर में अपना पुराना मकान जो है देखा जाए। तो देखने के उनके साथ एक लोकल आदमी था, तो बोला कि देखने क्या देखेंगे, उस मकान को डिमोलिश किया जा रहा था। तो हमारा तो मूड ही खराब हो गया। हमारी आंखों के सामने ही हमारा पुराना घर डिमोलिश किया जा रहा है। पाकिस्तान में भी तो डेवलपमेंट हुआ है ना, बहुत सा पुराने मकान या कई जगह घनी आबादी है, तो वहाँ मार्केट बन गया या कुछ है। तो उसके बाद बोला कि हमारे साथ जो लोकल आदमी था, जो ये डिमोलिशन करा रहा था, उसके कान में कुछ कहा धीरे से। क्या कहा होगा आप समझ लीजिए। तो वो इनके पास आया, मरवाहा के पास, बोला सर आपका मकान बहुत पक्का बना हुआ था। तो बोला हमको थोड़ा अच्छा लगा। तो मुझे लगा हमारा भी तो ऐसे हो सकता है ना, ज़माना बीत गया तो अब उतने अरसे बाद जो है क्या स्थिति होगी। और आसपास के बहुत जगह तोड़ फोड़ हो चुकी थी, लेकिन संयोग से वो बिल्कुल इंटैक्ट खड़ा था। अच्छा। हाँ। और उसमें जो परिवार था, तो ऐसा नहीं लगा कि आप घर पकड़ के रोए कि यार यहाँ मेरा बचपन बीता, भाई दे दो मुझे? तो अपने जज्बात पर कंट्रोल करने की जरूरत रहती है। उसमें जो परिवार रह रहा था, तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं हो कि वो उनको बोले कि ये हमारा मकान है, ये हम रहते थे। तो नहीं, वो बहुत मतलब कि तहजीब याफ्ता जिसको कहते हैं था। तो उन्होंने बहुत ढंग से आओ भगत की। तो मैंने पूछा आप इस मकान में कैसे आए? तो बोले ऐसा है कि हम भी आप ही की तरह डिस्प्लेस्ड हैं। हम अम्बाला छावनी में रहते थे। अच्छा। तो पार्टीशन के टाइम में जो है ना, तो सब लोगों के साथ हमको यहाँ आना पड़ा। तो ये मकान हमको कस्टोडियन ने अलॉट किया है। अच्छा। तो मैंने कहा अम्बाला छावनी में तो हम भी कुछ अर्सा थे, डीएवी स्कूल थी वहाँ पढ़ते थे। तो अम्बाला छावनी में आप कहाँ रहते थे? तो उन्होंने बताया। तो उससे क्या है, काफ़ी एफिनिटी होगी। तो बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने स्वागत किया। तो लोगों मतलब पाकिस्तान के जो लोग हैं और जो हिंदुस्तानी हैं, मतलब एक मोहब्बत है अभी भी, ऐसा लगा जाके आपको? आम आदमी जो है ना, वो तो आपको अगर आप जैसे पाकिस्तान अगर आप जाइए अभी, तो आपको लगेगा हिंदुस्तान में ही है। इसलिए कि जैसे भारत की तरह सड़कें जो हैं, ट्रैफिक जाम, उधर कोई चला रहा है। जैसे साइन बोर्ड वगैरह खाली उर्दू में बोर्ड लगा, देख के आपको लगेगा कि ये कुछ फर्क। बाकी कपड़ा लता सब तो सेम ही है, वैसे ही है। और लोगों का आप हिंदी में बात कीजिए तो मतलब हिंदी उर्दू तो लगभग मिलता जुलता है। जैसे हिंदी फिल्में वहाँ बहुत पॉपुलर हैं, उसका अनुवाद थोड़ी किया जाता है, डबिंग सुनते हैं सब, गाने सुनते हैं। तो भाषा की कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या भाषा की होती है दूसरी जगह। तो ये एक ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी बता के आगे बढ़ना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप देखिए मकान। हम देखा, ऊपर वाली मंजिल पर गए, तो वो हमें से पूछने लगे यहाँ कौन क्या होता था, यहाँ क्या होता था। मतलब गाइड हम बन गए। एक 8-10 साल का बच्चा था, वो बोला ऊपर छत पर जा पहुँचे, 3 मंजिला था। बोला अंकल आप
पतंग उड़ाते थे। क्या बात है। ये है कि जो आम तौर पर देखा गया है, पाकिस्तान क्या दूसरे देशों में भी ज़्यादातर आम आदमी जो है ना, वो उसको जब तक पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में जब आप आएंगे और अगर आपने कश्मीर की बात छेड़ दी तो उसमें विवाद हो जा सकते हैं। इसलिए जो आपने पूछा सवाल, उस समय माहौल भी ठीक था। उसका कुछ अर्सा बाद ही जैसे पाकिस्तान में लोग चाहते थे कि भारतीय क्रिकेट टीम यहाँ आए, क्योंकि क्रिकेट के बहुत शौकीन है पाकिस्तान लोग, क्रिकेट के बहुत दीवाने हैं। तो वाजपेयी ने मान लिया कि ठीक है, हम क्रिकेट टीम को भेजते हैं। सौरभ गांगुली थे कैप्टन। तो मैंने एक दो लोगों से पूछा, एक दुकानदार से, तो मैंने कहा भारतीय क्रिकेट टीम यहाँ आएगी तो कैसा रहेगा? बोला मत पूछिए, लोग पागल हो जाएंगे, दुकानों में काम नहीं होगा, खाली लोग क्रिकेट कमेंट्री देखेंगे। हम लोग तो एकदम इंतज़ार कर रहे हैं। और काफ़ी सद्भावनापूर्ण रहा, यहाँ तक कि लाहौर में भारत की टीम जीत गई तो आपको मानने लायक बात नहीं लगेगी। तो भारत के लोग भी गए थे, उन लोगों को छूट दे दी गई थी, भारतीय स्पेक्टेटर आ सकते हैं। उन लोगों ने वहाँ आतिशबाजी की, पटाखे छोड़े, किसी ने एतराज़ नहीं किया। तो ये है कि वहाँ माहौल उस समय बहुत ठीक था। अच्छा। और अभी माहौल जो है ना बहुत ख़राब है। अच्छा, अभी ख़राब है? खराब क्या, ज़्यादा जो भारतीय संसद पर हमला हुआ, फिर वो 26/11 का हमला जो मुंबई में हुआ। आपके कुछ पुराने कनेक्शंस वहाँ हैं जिनसे कभी बात होती हो? आपके कोई पुराने कनेक्शंस हैं, पुराने मित्र या जो लोग हैं? पुराने तो ऐसा नहीं है कोई, क्योंकि हमारे जो ज़्यादातर लोग जो थे, जैसे जिस मोहल्ले में हम रहते थे उसमें लगभग पूरी पॉपुलेशन हिंदुओं की थी। अच्छा। और बाकी तो फिर हमारे व्यक्तिगत तौर पर बहुत कॉन्टैक्ट डेवलप नहीं किए थे। और जो लोग उधर रह गए सो रह गए, ऐसे थोड़ी बहुत 1-2-4 लोगों से बात। फिर आप अम्बाला में अभी जिक्र किए कि आपका डीएवी में स्कूलिंग हुआ था, फिर अम्बाला से रांची कैसे? नहीं, ऐसा है ना कि उसके बाद तो ये देखना था ना कि आप करना क्या है। अच्छा। आपको तो कोई रोजगार या एवोकेशन जिसको कहते हैं करना होगा ना। उसमें यहाँ उस समय ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर था रांची। अच्छा। सेकंड वार में कलकत्ता हेडक्वार्टर था ईस्टर्न कमांड का। लेकिन वो जब हल्के फुल्के बमबारी की जापान ने तो ईस्टर्न कमांड भाग के रांची रामगढ़ आ गया। अच्छा। हाँ, वो कलकत्ता से भाग के रांची रामगढ़ आ गए थे। हाँ, तो यहाँ रांची में ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर था कई साल तक। अच्छा। आज़ादी के बाद भी उसमें हम लोगों को कहा गया कि आप वहाँ कैंटीन चलाने का मौका मिलेगा, कैंटीन चलाइए। अच्छा। लेकिन अल्टीमेटली हो नहीं सका। फिर जब आ गए तो फिर आ गए। उसके बाद तो दिल्ली अम्बाला इधर उधर आना जाना होता रहा। और ये है कि अम्बाला छावनी में रावलपिंडी के बहुत लोग थे। एक वो आया था ना सीरियल तमस, उसके लेखक भीष्म सानी, वो भी रावलपिंडी के ही थे। अच्छा। तो उनके बड़े भाई बल्लाज साहनी, वो भी रावलपिंडी के थे। और जहाँ तक शौक की बात है पत्रकारिता का, तो उसमें ऐसा है कि बल्लाज साहनी जो थे तो जो टीवी पे आते थे, एक्टर हैं बलराज साहनी। एक्टर अब नहीं रहे। हाँ, थे। बहुत वेल नोन थे। BBC लंदन से उनका समाचार बुलेटिन होता था। तो सेकंड वर्ल्ड वार में BBC लंदन से एक हिंदी में समाचार होता था। और वार टाइम में तो लोग सुनना चाहते हैं, और BBC से काफ़ी डिटेल न्यूज़ आती थी। तो उसमें यह है कि ये BBC लंदन है, अब आप बल्लाज साहनी से समाचार सुने। अच्छा। तो सुनने में अच्छा लगता था। और उसमें लोग बोलते थे, देखो रावलपिंडी दा मुंडा BBC लंदन तो बोल रहे हैं। इस तरह की कई बातें हैं जिसके चलते जो है ना मीडिया में या पत्रकारिता में शौक बढ़ गया। और मेरा ये विचार है, अगर मेरे से कोई पूछता है तो बोलते भी हैं, किसी भी बच्चे को जिस चीज़ का शौक है ना वही करना चाहिए उसको। और अगर वो बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है तो घर के लोग बोलते हैं नहीं तुमको डॉक्टर बनना है, उसी में सब गड़बड़ होती है। और सचिन तेंदुलकर के बारे में किसी ने कहा कि बात चली थी कि CA बनने की,
लेकिन उनका क्रिकेट में शौक था। और सचिन तेंदुलकर सीए बन जाते तो क्या करते। सही बात है, लेकिन क्रिकेट में उनका शौक था तो उन्होंने कमाल करके दिखा दिया। जी। इसलिए जिस चीज़ में शौक हो उसी में जाना चाहिए। एक बार एक नौजवान आया, गोपाल दास नीरज, हिंदी के बहुत बड़े कवि थे। तो बोला, नीरज जी मैं कवि बनना चाहता हूँ। तो नीरज ने कहा, कवि एक जन्म में नहीं बनता है, ये 3-4 जन्म के बाद बनता है। तो वैसे मैं समझता हूँ ठीक है, वास्तव में कवि बनना आसान नहीं है, जन्मजात होता है। बहुत से लोग देखे हैं बड़े बड़े कवि, महाकवि वगैरह हुए हैं। आप इंजीनियर बन सकते हैं, सीए बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन कवि नहीं बन सकते। कविता जो है ना एक दूसरे तरह की चीज़। बिल्कुल। ऐसे मैंने भी एक बार प्रयास किया था कवि बनने का। अच्छा। हाँ। फिर हमको लगा कि ये हमारे वश की बात नहीं है। अच्छा। जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। हाँ। इसलिए उसको छोड़ देना चाहिए। अच्छा, ठीक है। 1963 में आप एज ए फाउंडिंग एडिटर रांची एक्सप्रेस को ज्वाइन किए। उस समय जर्नलिज्म में इंटर किए जब रांची झारखंड हुआ, झारखंड तो नहीं ही था, मतलब रांची में कुछ पत्रकारिता की बिल्कुल भी बुनियाद नहीं थी। उस समय की जो पत्रकारिता थी, हाँ, अपने संघर्ष, वो तो संघर्ष का दौर रहा होगा। पत्रकारिता में वही लोग आते थे जिनको एक खास तरह का दीवानापन होता था, एक खास तरह का मतलब जज्बा होता था। तो अभी तो वो बात नहीं रही ना। और उस समय पत्रकारिता में जैसे जो लोग काम करते थे तो उनको कोई खास वेतन भी नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल। तो पत्रकारिता में वैसे लोग जैसे शौक होता है, कई लोग जैसे कि आर्टिस्ट है, उसको शौक है, वो ब्रश लेकर के बना रहा है, उसको होश भी नहीं है कि उसको खाने का टाइम हो गया। करेक्ट। ऐसा होता है। तो उस तरह का दीवानापन होना चाहिए, पहले ये होता था लेकिन अब नहीं है। खैर ज़माना बदल गया, अब एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता। और अब तो ये एक तरह का जॉब है। तो ठीक है, जॉब है तो कोई उसमें कोई भी नौजवान है तो उसको तो एक जॉब चाहिए ना। लेकिन जब आप इस जॉब में आ गए हैं तो उस प्रोफेशन का जो नॉर्म्स है उसका पालन करना चाहिए। वो नहीं हो रहा है आजकल। आजकल जो है वो जैसे पहले होता था, पत्रकार लोग अखबार शुरू कर देते थे, आज तो सोचना भी मुश्किल है। अमृत बाजार पत्रिका 500 रुपया में शुरू किया गया था, हालांकि उस समय 500 रुपया एक बड़ी राशि थी। अमृत बाजार पत्रिका एबीपी, आज के डेट में एबीपी, अमृत बाजार पत्रिका। हाँ। और उसके बाद एक ब्लिट्स निकलता था, अंग्रेजी साप्ताहिक, बाद में हिंदी में हुआ। तो वो 5000 में शुरू किया गया था वार टाइम में। उस समय के 5000 और आज के 5000 में तो फ़र्क है बहुत, लेकिन उस समय भी 5000 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था। और रांची एक्सप्रेस भी बहुत बड़े अमाउंट से शुरू नहीं किया गया। अच्छा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है अब ये स्थिति हो गई। अब आप मुझे बोलिए कि फिर से ये करो वो करो, तो फाइनेंशियली वो पॉसिबल नहीं है। अभी क्या है कि पत्रकारिता में बड़े बड़े बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस आ गए हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो अब यह है तो कि क्या अब पत्रकार या मीडिया जो है वो देश के चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता था? अब अभी क्या स्थिति है, आप उस पर भी अपना थोड़ा विचार रखिएगा। क्या चौथा स्तंभ ऐसा है कि मीडिया की पावर तो बहुत बढ़ गई है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ये पावर बढ़ गई है लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बढ़ी। मीडिया की क्रेडिबिलिटी जो है गिर गई है। जैसा पहले था ना, पेपर में कुछ भी छप जाए, प्रिंटेड फॉर्म में है तो लोग मान लेते थे बिल्कुल सही है, यही बात है। अब तो वो बात रही नहीं। ये जिसको कहते हैं बाजारवाद, कमर्शलाइजेशन हो गया है, और सारी मारामारी विज्ञापन के लिए है। तो जब कैपिटलिस्ट आएंगे तब तो विज्ञापन और प्रॉफिट तो वो लोग बनाएंगे। हाँ, नहीं वो ठीक है, होना चाहिए, लेकिन उसके भी एक लिमिट होनी चाहिए ना। उसके भी तो एक मर्यादा होनी चाहिए। तो अभी मोदी जी जो एक नया पॉलिसी लेके आ रहे थे, इसको जो डिजिटल मीडिया है या जो और भी अलग अलग तरह के मीडिया है, जैसे हम लोग भी यूट्यूब पे हैं, पॉडकास्ट करते हैं, तो जो भी पॉडकास्टर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, उन सब के लिए एक पॉलिसी लेके आ रहे हैं, तो उस पर आप क्या विचार रखेंगे?
नहीं, अब पॉलिसी सामने आ जाए तब पता लगेगा ना। ब्रॉडकास्ट बिल आ पॉलिसी रहा का ऐसा है कि हमारे यहाँ तो बहुत सी पॉलिसियाँ बनती हैं, बहुत से प्रोग्राम बनते हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन जो है नहीं हो पाता है। और उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि उस पॉलिसी को फॉलो करने वालों की नीयत कितनी ठीक है। सबसे बड़ी बात, जैसे भारत का संविधान बना, तो बन जाने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि ये तो इस पर निर्भर करता है कि हमारी अगली पीढ़ी जो है वो किस ढंग से इसको फॉलो करती है। करेक्ट। अब भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा था कि इमरजेंसी लगाकर अपोजिशन के सभी लीडरों को जेल में ठूंस इस पे भी मैं बात करना चाहूँगा कि आप 1975 में इंदिरा गांधी का हुकूमत भी देखे हैं। हाँ, देखे हैं। और अभी 2020 में नरेंद्र मोदी जी का शासन भी देख रहे हैं। लोग बाग अक्सर बोलते हैं कि या विरोधी पार्टियां बोलती हैं कि ये मोदी जी का शासन जो है सो हिटलर वाला शासन रहा है। तो आप चूंकि बेस्ट मुझे पर्सन नजर आ रहे हैं। मेरी एक किताब भी है, हाँ, इमरजेंसी का कहर और सेंसर का जहर। हाँ, वो काफ़ी चर्चा में आई है जी। और अगले साल 50 साल हो जाएंगे इमरजेंसी को। हाँ, ये लोग जो बोलते हैं ना, पहले तो हिटलर को नहीं जानते हैं। हाँ, हिटलर को नहीं जानते हैं, ABC नहीं जानते हैं, हिटलर क्या था, उसने क्या किया। दूसरी बात यह है कि इमरजेंसी में क्या हुआ, या तो वो नहीं जानते हैं और या वो जानबूझ के गैर जानकार बने हुए हैं। अच्छा, वो दोनों बातें हैं। इमरजेंसी में क्या नहीं हुआ, जो बातें अंग्रेज़ों ने नहीं की, आपको ताज्जुब होगा, वो उस समय हुई। जैसे अखबारों पर सेंसर लगा दिया गया था। अच्छा, पूरा सेंसर। अच्छा, ब्रिटिश टाइम में पूरा सेंसर नहीं होता था और लगातार सेंसर चलता रहा। अच्छा, कितने वर्षों तक ये सेंसरशिप? यानी जून 1975 में इमरजेंसी लगी और मार्च 1977 में तब खत्म हुई कि जब इंदिरा गांधी चुनाव में हार गई, मोरारजी देसाई आ गए। तो इंदिरा गांधी को पता था अब इलेक्शन कराना होगा और इसमें कुछ रिलैक्सेशन देना होगा। रिलैक्सेशन दिया, ये बात ठीक है, लेकिन जिस ढंग से इमरजेंसी लगाई गई वो तो संविधान की धज्जियां तोड़ खत्म कर दिया गया। वो बहुत गलत ढंग से, वो संविधान के अनुरूप ही नहीं था। यहाँ तक कि जब आप इमरजेंसी की बात करते हैं तो ब्रह्मानंद रेड्डी होम मिनिस्टर थे, उनको पता ही नहीं था। उनको कहा गया कि बहुत देश की सिक्योरिटी को खतरा है संविधान लगाना, तो बोला मैडम ऐसी तो कोई जानकारी होम मिनिस्ट्री को तो नहीं है, आप समझ लीजिए। कोई ज़रूरत नहीं थी। जयप्रकाश नारायण समेत, जयप्रकाश नारायण को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इसको बोलते हैं, कैद तन्हाई, जो सबसे खराब कैद होता है, आप अकेले हैं। जयप्रकाश नारायण को, जिसको लोग दूसरा गांधी बोल रहे थे, गिरफ्तार कर लिया गया और उनको मतलब कि अकेले में रखा गया और बाकी करीब 1.5 लाख वर्कर्स को और 33 पार्लियामेंट के मेंबर्स को। उसके बाद आप संविधान में संशोधन भी कर रहे हैं अपोजिशन की एब्सेंस में, क्या नहीं किया गया। अच्छा, और अगर आप इंदिरा गांधी के खिलाफ कुछ बोलिए, पता लगे कि आदमी कुछ बोला है या इसके विचार अलग हैं, तो उसकी जगह जेल है। अभी यही लोग टीवी के स्टूडियो में बैठ करके मोदी को गाली बकते हैं, कोई उनको कुछ नहीं कहता है। क्या कहते हैं, इमरजेंसी जैसे हालात हैं, ये अपने ढंग की इमरजेंसी है, कुछ नहीं जानते हैं इमरजेंसी। और एक और बात ये है कि जब मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार आ गई तो संविधान में ऐसे संशोधन कर दिए गए हैं अब कि इंदिरा गांधी वाली इमरजेंसी अब लग ही नहीं सकती है। अच्छा, नहीं लग सकती है। तो ये बहुत बड़ा विषय है। हाँ, नहीं वही चूँकि मैं नहीं जानता हूँ तो मुझे लगा कि एक बार आपसे जानकारी ली जाए कि आप इंदिरा गांधी का जो मेरे वाली किताब पढ़िए, आपको बहुत कुछ मालूम हो जाएगा। बहुत कुछ। 3 बार हमारे देश में इमरजेंसी लगी। अभी तो यूट्यूब पे मैं एक वीडियो देखा, मोदी जी का आंख से एकदम धुआं निकल रहा, आग फट रहा और लिखा हुआ डिक्टेटरशिप। नहीं, वही यही तो शो करता है कि यहाँ पूरी आज़ादी है। बल्कि दुनिया के कई जर्नलिस्ट का, एक जापान के जर्नलिस्ट आए थे यहाँ, बोला ये तो यहाँ पर तो अखबार वाले जो चाहे लिखते हैं, कुछ होता नहीं है। इतनी आज़ादी तो दुनिया के किसी देश में नहीं है, किसी देश में नहीं है इतनी आज़ादी। क्या बात करते हैं। अब किसी को झूठ बोलना है तो उसमें क्या किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो मोदी जी के पीछे पड़े हुए हैं बहुत लोग हाथ धो करके। अच्छा, आप इतने अनुभव के साथ हैं,
आपने देश का विभाजन देखा, इंदिरा गांधी का शासन देखा, अभी मोदी जी के भी शासनकाल को आप देख रहे हैं और विपक्ष को भी देख रहे हैं। तो क्या वजह लगता है कि विपक्ष मोदी जी पे इतना हमलावर क्यों है, अपने देश के प्रधानमंत्री पे इतना हमलावर क्यों बन रहा है? क्या ये विदेशी ताकत की चाल है या विपक्ष की मूर्खता है? अगर नटसेल में पूछो तो मिली जुली बात है। अच्छा, दोनों की मिली जुली बात है। ऐसा है कि अगर जो पार्टी देश में बरसों राज करती रही, हाँ, वो अभी की बात करें तत्काल, हाँ, तो तीसरी बार वो फेल हो जाती है, हाँ, तो फ्रस्ट्रेशन में वो क्या करेगी। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी जो आया बोल देते हैं, हाँ, जो आया बोल देते हैं, हाँ, यहाँ उसकी क्या चर्चा की जाएगी। ठीक है, विपक्ष का अधिकार है आलोचना करने का, स्वस्थ आलोचना हो, और थोड़ा बहुत मतलब कि एजिटेशन वगैरह करना, वो सब अलाउड है किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। लेकिन सारी हदें पार कर जाना और अपने देश को नुकसान पहुंचाने वाली बातें करना, कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक की तो पुलवामा में हुआ, उसका बालाकोट में, उसका सबूत दीजिए, उसका सबूत दीजिए। ऐसा होता है कहीं? उसका सबूत तो पाकिस्तान ने दे दिया। उसने तुरंत अपने आसमान के ऊपर से भारतीय हवाई जहाज़ों को मना कर दिया। बिल्कुल। और उसके बाद तो ये मान लिया कि यहाँ हुआ है, तत्काल नहीं माना, तो सारी दुनिया मानती है, सैटेलाइट से भी हो गया, साबित हो गया। तो हर बात में मतलब कि अपने देश की बातों, अभी जैसे संविधान का हो रहा है कि संविधान को बचाने के लिए कर रहे हैं, संविधान को क्या खतरा है, क्या हुआ है संविधान पर? देखिए, उसमें एक विपक्ष का एक बात है जो मैं आपसे जानना चाहूँगा। वो कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, ये सब पे आप अटैक कर रहे हैं। नहीं, ऐसा है हाँ, कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो कोई सरकारी संस्थान नहीं है, ना संविधान में उसका कोई उल्लेख है क्या। दूसरी बात ये है कि उसमें कई वक्फ बोर्ड तो क्या, वो आज से 1500 साल पहले बना था। वक्फ बोर्ड जो बना उसमें कई खामियां हैं, और क्या है कि उसमें बहुत जगह पर बहुत नाजायज़ अपॉइंटमेंट्स और गलत ज़मीन पर कब्जा कर लेना, ये सब है। तो वो तो सब कुछ सामने है। उसमें तो कई जो मुस्लिम जो थोड़ा विवेकशील लोग हैं, उन्होंने कहा कि हाँ, इसमें परिवर्तन होना चाहिए। तो मोदी जी या बीजेपी सरकार थोड़ी ज़मीनें अपने हाथ में ले लेगी। और बाकी यह है कि पॉलिटिकल कारणों से ये है कि भारत में सेकुलरिज्म क्या होता है वो समझदार आदमी सब जानते हैं। अच्छा, तो सेकुलरिज्म का जब चर्चा निकला है तो ये भी बता दीजिए, क्या मोदी जी के उदय मतलब नेशनल पॉलिटिक्स में मोदी जी का राइज हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहा है या सेकुलरिज्म खतरे में? सच में नहीं, हिंदुइज्म को प्रमोट करने से सेकुलरिज्म कैसे खतरे में हो जाता है? ये तो विपक्ष बोल रहे, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। नहीं, सेकुलरिज्म कैसे खतरे में हो जाता है? वो तो बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता खतरे में। ऐसा है कि हमारे संविधान में ओरिजिनली सेकुलरिज्म शब्द ही नहीं था। ये तो इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने जो संविधान में अंधाधुंध संशोधन किए उसमें जोड़ दिया गया। अच्छा, तो हमारे जो संविधान निर्माता थे आला दिमाग के लोग थे, फ्रीडम फाइटर थे, उनको ये समझ नहीं थी। उन्होंने जो ये दिया है कि सबको एक साथ हर तरह की समता रहेगी हर किसी के लिए, तो उसी में आ जाता है सब कुछ। सेकुलरिज्म तो अभी ये है कि ये एक तरह का जैसे है ना, शोबाजी करने वाली बात है। तो सेकुलरिज्म ऐड कर दिया उसमें, उसके बगैर 1975 से पहले सेकुलरिज्म नहीं था। अच्छा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बताएंगे, अभी बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे हमला हो रहा है, इस पे देश का चुप्पी साधना, प्रधानमंत्री का चुप्पी साधना, क्या औचित्य है इसका? नहीं, ऐसा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने तो बोला है, कड़ी आपत्ति जाहिर किया है कि वहाँ पर हिंदुओं पर और बौद्ध जो या अभी इस्कॉन, परसों की घटना है कि वो इस्कॉन मंदिर के जो थे उनको उठा के ले ऐसा गए। है कि हर बात पर प्रधानमंत्री का तुरंत बोलना ठीक नहीं रहता है। जी जी, बिल्कुल। कोई नहीं बोलता था, नेहरू जी भी बोलते थे क्या? तो जब विदेश मंत्रालय ने जो कहा, समझ लीजिए कि भारत सरकार ने कहा, भारत सरकार ने कहा तो समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री ने कहा, जी जी, प्रधानमंत्री ने कहा तो मतलब मोदी ने कहा। और ये सब घटनाएं सीरियस हैं अपने आप में, लेकिन इस हद पर नहीं है कि मोदी जी को राष्ट्र के नाम संदेश देना पड़े। बिल्कुल।
तो ये सब इसमें बहुत मर्यादित ढंग से चलना पड़ता है। अब ऐसे कुछ लोग बोलेंगे कि क्यों नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे वो, तो अभी क्या भारत क्या बांग्लादेश पर अटैक कर रहे, ये सब मामले जो है ना, इनकी बड़ी नज़ाकत होती है, इसको कैसे टैकल किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम लोग तो झारखंड के 25वें वर्षगांठ की ओर जा रहे हैं, ठीक है, और झारखंड आंदोलन पे अभी आपने बताया कि आपने किताबें लिखी है, तो झारखंड आंदोलन के वक्त जो मुद्दे थे और आज 24 वर्ष बीत जाने के बाद झारखंड बनने के जो मुद्दे हैं, कितनी समानता और कितनी भिन्नताएं हैं? ऐसा है कि असली बात जो है उसको बहुत लोग शायद नहीं जानते। हाँ। झारखंड आंदोलन या छोटा नागपुर संथाल परगना अलग प्रांत आंदोलन के समय कोई मुद्दा नहीं था। अच्छा। मुद्दा खाली यह था कि आदिवासियों के हितों का संरक्षण हो। क्या हो पाई आदिवासी के समय हित? मुद्दा क्या, अगर पूछा जाए कि क्या आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, तो कुछ बोलते हैं, तो पूछा भी गया एक बार कि अलग राज्य अगर बना दिया जाए तो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, वो लोग जवाब नहीं दे सके। मुद्दे की बात यह है कि ये आंदोलन जो चला था, तो ये बात सही है कि आदिवासी आंदोलन था। 1938 में ये शुरू हुआ और 1939 में जयपाल सिंह, जो ये बहुत पढ़े लिखे अनुभवी थे, ICS की परीक्षा में बैठे थे, रांची आए तो उनको कहा गया कि आप इस आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। अच्छा। तो जयपाल सिंह उसमें आ गए, तो आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने किया। तो ये जो पार्टी 1952 में पहला चुनाव हुआ, तो उसमें अच्छी खासी सीटें मिली, लेकिन अच्छी खासी सीटों से खाली नहीं होता है कुछ ना। लेकिन ये महसूस किया गया कि इसको और कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो जयपाल सिंह 1939 में इस आंदोलन में आए। तो उसके बाद 2-3 इलेक्शन में झारखंड पार्टी की विधानसभा वगैरह में अच्छी सीटें मिली, लेकिन सीटों की संख्या जो है 1962 में काफ़ी कम हो गई। उन्होंने अपनी पार्टी का विलयन कर दिया कांग्रेस पार्टी में। अच्छा। जिस पार्टी के खिलाफ वो बोलते थे उसने विलयन कर दिया। और उस समय ये समझा गया कि आप मतलब कि पारी समाप्ति की घोषणा कर दी गई है। लेकिन फिर कुछ लोगों ने शुरू किया। तो उससे पहले थोड़ा बताना जरूरी है कि आदिवासी महासभा के नाम से आंदोलन शुरू हुआ। अच्छा। तो आज़ादी के बाद ये सोचा गया कि आदिवासी आंदोलन के नाम से समर्थन नहीं मिलता है, तो आदिवासी महासभा के नाम से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है, लड़ना उचित नहीं है। तो इन्होंने झारखंड पार्टी बनाई। अच्छा। जिसमें गैर आदिवासी भी आ सकते हैं। तो तब उस आंदोलन में कुछ गैर आदिवासी भी आए। ऐसा ऐसा तो ये 1963 में जो मर्जर हुआ कांग्रेस के साथ, उसके बाद ऐसा ऐसा आंदोलन फिर शुरू हुआ, दूसरी पारी का ये। तो उसमें ये जो यहाँ के जो सदान जिनको बोलते हैं, बहुत पुराने मूलवासी वो भी आदिवासियों से भी ऐसा नहीं है, 2000 साल का तो सदानों का इतिहास है यहाँ। अच्छा। जैसे ये रातू परिवार है। तो गैर आदिवासी इसमें जैसे विनोद बिहारी महतो वगैरह शामिल हुए, इस आंदोलन में जोर पकड़ा। उसके बाद ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो छोटे राज्यों के पक्ष में थी। जैसे मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, पंजाब बहुत बड़ा राज्य नहीं था, लेकिन उसमें हरियाणा और हिमाचल प्रदेश करके अलग 2 राज्य बनाए गए और दोनों ने काफ़ी तरक्की की। तो ये पाया गया कि बड़े बड़े राज्यों के बजाय राज्य थोड़ा छोटा हो तो मैनेजेबल होता है ज़्यादा। तो वो आदिवासी आधार पर बीजेपी ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया। छोटे प्रांत जो है वो ज़्यादा उपयुक्त है। तो जब बीजेपी 80 के दशक में इस आंदोलन में आ गई
और अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में उन्होंने कहा था अगर आप हमको समर्थन दीजिए तो हम झारखंड की मांग मान लेंगे, और उन्होंने उसको पूरा किया। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है इसका योगदान रहा है, आंदोलन वगैरह किया है। लेकिन सवाल है कि मान लिया आप झारखंड के पार्लियामेंट की 14 की 14 सीटें जीत जाएं तो उससे सेंटर में बिल पारित नहीं होगा जब तक जो रूलिंग पार्टी है या रूलिंग अलायंस जो है वो राजी नहीं हो। बिल्कुल। जब बीजेपी राजी हो गई तो तभी ये बना, और उसके बाद तो जो कुछ बहुत कुछ सोचा गया था जैसा होना चाहिए था तो वैसा तो हुआ नहीं। झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी बना, उत्तराखंड, झारखंड के साथ छत्तीसगढ़ का भी निर्माण हुआ, उत्तराखंड का भी निर्माण हुआ। तो जो विकास का पहिया या विकास का ब्यार बहना चाहिए था झारखंड में, इस पे आप थोड़ा। छत्तीसगढ़ तो बहुत आगे बढ़ गया। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, छत्तीसगढ़ बनने के 2-3 साल के अंदर उसने सब कुछ शुरू कर दिया था। उसमें लीडरशिप में एक विजन चाहिए जो यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स में मिसिंग है, नहीं है विजन है लेकिन जैसा होना चाहिए नहीं है, अभी तो यही कहा जाएगा। क्योंकि जो इतिहास है वो तो बता रहा है, जैसे यहाँ पर आदिवासी गैर आदिवासी की भावना बहुत ज़बरदस्त है। बीच में ये कुछ दब गई थी भावना, अभी फिर उभर गई है क्योंकि इसका राजनीतिक लाभ होता है। तो छत्तीसगढ़ का आपने उल्लेख किया, झारखंड की आदिवासी आबादी 26% है और वहाँ पर 32% है छत्तीसगढ़ से। हाँ, 6% ज़्यादा है। और छत्तीसगढ़ की टोपोग्राफी, उसके बैकग्राउंड, वहाँ पर मिनरल वगैरह, वहाँ के आदिवासी, इस एरिया से सब मिलता जुलता है। बल्कि जो ग्रेटर झारखंड की मांग हुई थी उसमें छत्तीसगढ़ एरिया को भी शामिल करने की मांग थी। अच्छा। तो बीजेपी का कहना था कि वो ग्रेटर झारखंड का मतलब है कि 3 और राज्यों को राजी कीजिए, ये संभव नहीं है। तो छत्तीसगढ़ काफ़ी आगे बढ़ गया। वहाँ पर देखिए आदिवासी गैर आदिवासी की भावना यहाँ की तरह बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर जैसे पहला चीफ मिनिस्टर बना जीत जोगी, वो आदिवासी था कुछ अर्सा के लिए। उसके बाद लगातार 3 बार 5-5 साल के लिए रमन सिंह गैर आदिवासी थे। वो वहाँ पर किसी ने ये मुद्दा खड़ा नहीं किया। और ये जो यहाँ पर डेवलपमेंट की बात है उसमें बड़ा कारण ये है कि वो आदिवासी समाज को भी समझाने की जरूरत है ना। जैसे ज़मीन को लेकर के ये समस्या छत्तीसगढ़ में नहीं थी। जब यहाँ पर नई राजधानी का जो प्लान था फाइलों में सड़ रहा था, तब तक तो छत्तीसगढ़ ने रायपुर में नई राजधानी नई रायपुर बना दी। हाँ, बना भी दी। तो आदिवासी गैर आदिवासी के बाद ठीक है, ये आदिवासी तो कौन जिम्मेवार है? ये आदिवासी वर्सेस नन आदिवासी का जो लड़ाई चल करवाते हैं, इनके लिए कौन जिम्मेवार है? आम जनता या इनके सो कॉल्ड लीडर्स? इन्हें पॉलिटिशियंस लोग देखते हैं। अब उसमें ये अब जैसे कि अभी क्या हो रहा है भारत में, खास करके उत्तर भारत में, बाकी जगह भी है कि जात पात के आधार पर लोग वोट ले रहे हैं। हाँ, अभी तो राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारा शासन आएगा तो हम जातिगत जनसंख्या का सेंसस करवाएंगे। हाँ, तो वही तो वो समझते हैं कि इससे हमको वोट मिलेगा। हाँ। सवाल है कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने विरोध किया था ये इस तरह का सेंसस के आधार पर कराने का। वो बल्कि इंदिरा गांधी के टाइम में नारा लगाया गया था, जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर। मतलब कोई जात पात नहीं है। नेहरू जी भी इसके विरुद्ध थे, तो लेकिन ये तो उनको भी नहीं मान रहे हैं। तो ये मतलब राहुल गांधी के बारे में जो ये लोग बोलते हैं कि फील्ड प्रोडक्ट है, वो सही है? फील्ड प्रोडक्ट है, पक्ष तो यही लगाता है कि फील्ड प्रोडक्ट ये तो पर आप अपना उसमें जो कहना चाहिए ऐसे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ, ये देखिए ये सब बात तो ऐसे है कि बार बार ये फेल हो रहे हैं, एक तरह से यही माना जाए। दूसरी किसी पार्टी में जैसे कोई आदमी नेतृत्व करता है, उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है और कामयाबी नहीं मिलती है, तो वो आमतौर पर या तो खुद रिजाइन कर देता है, बिल्कुल, या वो होता है कि लीडरशिप चेंज किया जाए। लेकिन इनको चेंज कौन करेगा? तो पारिवारिक पार्टी बन गई है। कांग्रेस में जानकार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है, अनुभवी लोग हैं,
तो अब यह है कि अब परिवार की पार्टी है। लेकिन बीजेपी के बारे में बात करते हैं और झारखंड के बारे में बात करते हैं। फिर से मैं आता हूँ कि 24 साल हो गया और 24 साल में बीजेपी ने ऑलमोस्ट 15-16-17 साल रूल किया इस स्टेट को। एक छोटा सा मुद्दा मैं बताता हूँ। हरमू रोड में बारिश होगी, आप देखिए किशोरगंज चौक पूरा नाला आज भी बन जाता है। तो वो डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं हम, तो हम किससे उम्मीद करें? पक्ष विपक्ष सब तो एक ही जैसे यहाँ पे बैठे हैं ना। तो ये तो झारखंड में सभी पार्टियां जिम्मेवार मानी जाएंगी, सभी पार्टियां। और ऐसा है, ये भी विचित्र बात है कि झारखंड की कोई भी पार्टी अभी नया किसी ने कुछ बना लिया छोड़ो, ऐसी नहीं है जो किसी न किसी समय सत्ता में नहीं रही हो। बिल्कुल बिल्कुल हर सही एक बात पार्टी है। किसी न बिल्कुल किसी, यहाँ तक कि बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा का अलायंस था शुरू में, बिल्कुल, और उसके बाद भी एक टर्म में बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक साथ थे। ऑलमोस्ट हर पार्टी का शासन रहा है और झारखंड की मनोस्थिति कमोबस एक जैसी ही रही है। आदिवासी आज भी हाशिए पे है, जब उसका धर्म का क्या बोले कि धर्मांतरण भी हो रहा है, ठीक है, रुका तो है नहीं। तो ऐसे में जो राजनीतिक पार्टी है, ठीक है ना, उनको अब चूंकि नई सरकार भी आ गई है, तो उनके लिए आपके पास क्या विचार रहेगा या क्या संदेश होगा कि उनको कैसे रूल करना चाहिए इस स्टेट को अगले 5 साल के लिए? कि झारखंड पार्टियों को नहीं, जो सेलेक्टेड पार्टी है, हाँ, उनको कैसे रूल करना चाहिए? इलेक्टेड पार्टी। मतलब अभी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का आरजेडी का अलायंस है, उनको कैसे करना चाहिए? हाँ, ताकि वो झारखंड भी विकास की ओर मूव कर सके। ऐसा है कि सबसे पहले तो ये देखने का है कि झारखंड में जो पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल कल्चर जो है ना, उसको सुधारने की जरूरत है। वो कैसे सुधरे? तो जो भी पार्टी जब अपोजिशन में रहती है उसका रवैया बदल जाता है। बिल्कुल ठीक है, अपोजिशन का अपना एक दायित्व है, वो आलोचना कर सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। और कहीं कहीं पर उत्तेजित होकर भी कुछ करे तो अलग बात है, लेकिन उस तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होनी चाहिए उसको वो नहीं कर पाते हैं। होता क्या है, जैसे एक बार APJ अब्दुल कलाम तो जब राष्ट्रपति नहीं बने थे तब भी रांची आए थे, राष्ट्रपति थे उस दौरान भी आए, राष्ट्रपति नहीं रहे तब भी आए। तो झारखंड में कई बार आए, तो यहाँ के बारे में कई बार उनकी चर्चा होती थी। तो एक बार उन्होंने कहा, जानते हैं ये साउथ के जो स्टेट्स हैं ये क्यों नॉर्थ से आगे बढ़ गए? उन्होंने 2-3 कारण बताए। एक कारण उन्होंने यह बताया, देखिए ये लोग आपस में जितना लड़ाई झगड़े पॉलिटिकल पार्टी वाले, DMK, अन्ना DMK, ये वो, जब अपने राज्य का हित सामने आता है ना तो सब एक हो जाते हैं, इकट्ठे दिल्ली चल जाएंगे। यहाँ वो स्पिरिट जो है वो बिल्कुल नहीं है। जैसे आप देखिए, ये जैसे कावेरी जल विवाद पूरा कर्नाटक है गया, बीजेपी भी उसी पेज पर है जिसमें कांग्रेस है वहाँ पर, और पूरा तमिलनाडु भी एक ही नाव पर सवार है। तो अपना देखते हैं कि उनके राज्य का हित केस में है, नहीं देखते। यहाँ आपको दिलचस्प बात बताते हैं, रघुवर दास के टाइम में उन्होंने एक मोमेंटम झारखंड किया था कि बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया जाए, उनको बताया जाए हम क्या फैसिलिटीज दे सकते हैं, कैसे डेवलपमेंट हो। उसमें अपोजिशन का कोई नेता नहीं आया, आया ही नहीं, अटेंड ही नहीं किया। बहुत बड़ा फंक्शन था, मतलब मैं भी था एक पत्रकार के तौर पर। अपोजिशन का कोई नेता नजर नहीं आया, खुद बीजेपी के भी कई नेता नहीं थे। आप समझ लीजिए, इससे तो आपको पता लग जाएगा पूरी बीजेपी के भी कई नेता नहीं थे। तो ये जो स्पिरिट होना चाहिए ना, वो नहीं। दूसरा एक विजन होना चाहिए। जैसे दक्षिण के जो राज्य हैं उन्होंने अगले 20-25 साल के लिए अपना एक विजन रखा है, कैसे क्या करना है। जैसे मोदी जी ने एक रखा है विजन, इंडिया 2047 का भारत कैसा होगा, उसी हिसाब से चले। तो यहाँ कोई विजन है, वो तो अगले इलेक्शन तक का ही विजन रहता है, वो भी नहीं ठीक से हो पाता है। इसलिए इनको अपना पूरा तौर तरीका जो है ना बदलना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड, अभी मैंने APJ अब्दुल कलाम का जिक्र किया, उन्होंने कहा शुरू में ही 2001 में बोल दिए थे कि झारखंड में जितने रिसोर्सेस हैं
मिनरल रिसोर्सेज और ये फिजिकल रिसोर्सेज और फॉरेस्ट रिसोर्सेज और यहाँ की मतलब कि ह्यूमन रिसोर्सेज, तो ये सब अगर ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो ये देश का रिचेस्ट स्टेट बन सकता है। रिचेस्ट, ये APJ अब्दुल कलाम ने कहा है, तो बहुत अच्छी जानकारी और वैज्ञानिक आधार पर बोलते थे। लेकिन 24-25 साल में क्या हुआ? अभी तो झारखंड की गणना तो दूसरे राज्यों के मुकाबले में गरीब राज्यों में होती है। पिछले से दूसरे नंबर पे हम हैं पीछे से दूसरे नंबर पे हम हैं और 40% नेचुरल रिसोर्सेज इस देश का हमारे पास है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर किसी को कुछ बोलिए, यहाँ पॉलिटिशियंस जो हैं तो ऐसे में जयराम महतो का उदय एज ए यंग पॉलिटिशियन को आप कैसे देखते हैं? जयराम महतो, उसकी पार्टी का उदय, आंसू का ऑलमोस्ट सफाया हो जाना। ऐसा है कि मुझे तो पत्रकारिता में तो 60 वर्ष से ऊपर हो गए। जी जी जी, जैसा अभी आपको मैंने बताया, सेकंड वर्ल्ड वॉर से लेके हम बहुत मार्क करते रहे हैं राजनीति को। तो मैंने बहुत से पार्टियों का उदय और अस्त होते हुए देखा है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा। उसका एक इतिहास है जो आप जानते होंगे लेकिन आपको ध्यान में नहीं होगा। तो उदय तो ऐसा है कि ये तो मेरा व्यक्तिगत विचार है कि ये जातीय आधार पर राजनीति जो है ना वो ठीक नहीं है। जयप्रकाश नारायण ने एक बार इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा था। उन्होंने लिखा वो जात पात के बहुत विरुद्ध थे, लेकिन उन्हीं के चेले जो हैं RJD और वगैरह में वो जात पात के आधार पर ये राजनीति बिल्कुल कर ही रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। उन्होंने लिखा था कि कास्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। जाति जो है भारत की सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टी है। तो ये मतलब जात के आधार पर जो है ना, जातीय अभी तो क्या हो रहा है, अगर आप मेरे से पूछें तो मैं तो कहूँगा कि अभी पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही हैं, कई जगह जातियां चुनाव लड़ रही हैं। आप देख लीजिए। बिल्कुल। आगे क्या होगा तो कहना मुश्किल है। एक स्टेटमेंट मैं बताऊंगा जो यूट्यूब पे किसी पत्रकार ने जयराम महतो के उदय पे लिखा या बोला है। उस पे उन्होंने क्या कहा कि जो महतो या कुर्मी समुदाय है वो हर 15 साल में अपना नेता बदल देता है। पहले विनोद बिहारी महतो जी थे, फिर सुदेश महतो आए और अब जयराम महतो का आना उनके समाज से कोई अतिशक्ति नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या ये सच है? नहीं, नेता बदलने तो ऐतिहासिक कारण रहते हैं ना। अब विनोद बिहारी महतो आए तो वो तो जो उस समय हालात थे कि ठीक है, वो शिबू सोरेन के साथ मिल करके ये आंदोलन चलाया और पार्टी का जन्म भी हुआ था झारखंड मुक्ति मोर्चा उन्हीं के यहाँ से। उसमें उनका शायद मतलब ये है कि वो तीसरा नेता मैं आया। उसका अर्थ यही हुआ जैसा आप बता रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट तो मेरी नज़र में नहीं गुजरा। वो ललन, मैं नाम बताता हूँ, ललन टॉप पे ये स्टेटमेंट था उनका। ठीक है कि नहीं आता है, चलिए मान लिया ठीक है आता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि झारखंड के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? जातीय नेता का क्या मतलब है? अब कई बार ये लोग बोलते हैं कि आदिवासी समाज के लिए ठीक है, आदिवासियों का बहुत योगदान रहा है फ्रीडम मूवमेंट में, अदरवाइज भी, तो उसको तो महत्व देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। तो क्या है कि कभी कभी जो शिकायत की जाती है कि कोई गैर आदिवासी है तो उसमें उनको लगता है कि ये यहाँ बोलते थे दिक्कू, दिक करने वाला, जबकि गैर आदिवासियों ने आदिवासियों के लिए बहुत काम किया है और उनके उत्थान में उन्हीं का ज़्यादा योगदान रहा है। आपको जानकारी देते हैं, जैसे बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा का तो लोग जानते ही नहीं थे। आपको मानने लायक बात नहीं लगेगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ ऐतिहासिक तथ्य है, तो बहुत पुराना नहीं है। 15 नवंबर 1963 को पंडित जवाहरलाल नेहरू रांची आए थे HEC के कारखानों का उद्घाटन करने। अच्छा, 15 नवंबर था 1963 को। HEC के कारखानों का उन्होंने उद्घाटन किया। उसमें बिरसा का नाम किसी ने लिया ही नहीं। अच्छा, किसी को ध्यान ही नहीं था, पता ही नहीं था कि बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। आप समझे हैं बात मेरी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर एक आए थे अनंत सायना अयंगर, जो लोकसभा के स्पीकर रह चुके थे गवर्नर बन के।
उनसे बात हो रही थी तो उनको बताया गया कि आदिवासियों का क्या योगदान रहा फ्रीडम मूवमेंट में और बिरसा मुंडा का कितना बड़ा योगदान था। तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा क्रांतिकारी था तो यहाँ तो लगता ही नहीं है कि बिरसा मुंडा हुआ है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा सबसे पहले खूंटी में जो बिरसा मुंडा का ऑपरेशनल एरिया था एक मूर्ति स्थापित की गई। उसके बाद HEC के बाहर जो चौक है वहाँ पर बिरसा मुंडा की मूर्ति स्थापित की गई। देखते देखते जो है फिर वो होने लगा। तो बिरसा मुंडा को जो महत्व दिया गया एक तो ये इतिहासकारों का चूक था क्या? नहीं, एक तो चीज़ है, अगर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास आप पढ़िए, जहाँ तक मैं समझता हूँ तो उसमें स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासियों का योगदान तो मुझे लगता है कि कहीं जिक्र ही नहीं, बिल्कुल। और कहीं कहीं इधर के दिनों में इक्का दुक्का जिक्र होता है। तो बिल्कुल जो है ना वो नेगलेक्ट किया गया। हमारे यहाँ तो ये होता है ना, इतिहासकार भी अब क्या बोला। हाँ, अभी मैं इस मुद्दे पे भी आता हूँ कि एक बात बहुत फ्लोट करती है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कोलैप्स कर दिया गया स्वतंत्रता के बाद से। जो हकीकत थी वो पढ़ाया नहीं गया और जो पढ़ाया गया वो हकीकत नहीं थी। इस पे आप अपना अनुभव रखेंगे? तो ये अनुभव रखेंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। अनुभव ये है कि जो इतिहासकार हैं उनको बहुत सी बातों की जानकारी नहीं है जी। और वो जो उन्होंने पढ़ा सुना, कुछ रिसर्च वर्क हुआ है, लेकिन बहुत सारा रिसर्च वर्क क्या है, रूलिंग पार्टी का दिया हुआ है या अंग्रेज़ों का दिया हुआ है। तो गहराई में बैठ करके जो करना चाहिए था वो हमारे इतिहासकारों ने नहीं किया है। अच्छा। और इधर हाल के वर्षों में इधर इसको लेकर के चर्चा हुई है, कुछ शुरुआत हुई है। और अफसोस के बात यह है कि हमारा इतिहास तो मुगलों ने लिखा है या चीनी यात्रियों ने लिखा है या अंग्रेज़ों ने लिखा है। हम लोगों ने तो बहुत बड़े बड़े महाकाव्य लिखे लेकिन इतिहास नहीं लिखा है। तो इतिहास जो भारत का इतिहास है वो तो अंग्रेज़ों ने यही सिखाया है कि आप लोग बिल्कुल असभ्य थे और हमने आपको सांपों का देश था, सपेरों का देश था। हाँ, वो तो भारत के बारे में अभी भी तो बहुत लोग सोचते हैं। एक अमेरिकन पादरी आया था आज़ादी से पहले बम्बई में, तो बोला अरे ये तो हमको लगता है कि ये अमेरिका का कोई बड़ा शहर की तरह है। तो हमको बताया गया था कि ये सपेरों का देश है, जादू टोना और ये और वो। तो ऐसे ही गलतफहमी जो है वो फैलाई जाती है। हमको अपना इतिहास दुरुस्त करने की जरूरत है। ऐसा लगता है आपको? आपको भी ऐसा लगता है? थोड़ी बहुत कोशिश मैं भी कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। नहीं, जो एक्चुअल जो इतिहास है वो पेश किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात तो थोड़ी दूसरी तरफ चल जाएगी। जैसे हमारे यहाँ मैंने देखा है बच्चों के स्कूलों में, किताबों में, और ऐसे तो एक गीत भी है गांधी जी को लेके, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क करेक्ट बिल्कुल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये तो सच नहीं है। अच्छा। और ऐसे तो कांग्रेस के टाइम में सरकारी तौर पर विज्ञापन निकलते रहे कि सत्य और हिंसा के प्रयोग से बिना खून का एक कतरा बहे गांधी जी ने देश को आज़ाद करा दिया। ये भी तथ्य नहीं है। तो आप अगर लोगों को या बच्चों को ये बताते हैं तो इसका मतलब है कि आज़ादी मुफ्त में मिल गई। ऐसा तो नहीं है। अच्छा, दिलचस्प बात है कि उसी गीत में ये भी है बच्चों को, जलियांवाला बाग ये देखो यहाँ चली थी गोलियां। हाँ, और किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। विरोधाभासी नहीं। हमने पढ़ा है, दोनों गीत मैंने पढ़ा है अपने स्कूल के दिनों में। एक तरफ बंदूकें दन दूसरी तरफ मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। आप तो विरोधाभासी बात कर रहे हैं। ऐसा है कि गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था और अहिंसक आंदोलन का एक फायदा ये था, वो एक तरह का रणनीति थी अहिंसक आंदोलन, क्योंकि लोग डरे वो सहमे हुए थे। अहिंसक आंदोलन में क्या होता है कि आप गए सत्याग्रह किया, 2-4 डंडे वंडे पड़े या जेल गए, उससे ज्यादा नहीं होता है। जो क्रांतिकारी थे जिसमें जान का खतरा था तो वो अहिंसक आंदोलन में तो नहीं था। बिल्कुल। उसके बाद ये था कि सेकंड वर्ल्ड वार में 1939 से 45 तक जो वार हुआ, ब्रिटेन का दिवाला पिट गया। वार में क्या, भारत पाकिस्तान के बीच 15-20 दिन लड़ाई होती है ना, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगती है। बिल्कुल।
तो दिवाला पिट जाने के बाद अंग्रेज यहाँ कैसे राज करते हैं। दूसरे एक सबसे बड़ी बात है, और सुभाष चंद्र बोस को जो महत्व दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया गया। अच्छा। आज़ादी के बाद इधर हाल के वर्षों में दिया जा रहा है। हाल के वर्षों में या मोदी जी के शासन में? हाँ, जो भी कही है। हाँ, ऐसे तो बिरसा ये जनजातीय गौरव दिवस भी मोदी जी को क्रेडिट जाता है। हाँ, 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 हाँ। सुभाष चंद्र बोस ने जब देखा कि ये सत्याग्रह से सोचते हैं हम आज़ादी ले लेंगे, ये कुछ होने वाला नहीं है, तो अंग्रेज़ों को चकमा दे के वो भारत से बाहर निकल गए। आज़ाद हिंद फौज बना। आज़ाद हिंद फौज तो वहाँ इम्फाल, नागालैंड तक, मणिपुर तक पहुँच गई थी। लेकिन उस बीच जो है जापान सरेंडर किया, वो एटम बम वगैरह जो फेंका गया जापान पर। लेकिन आज़ाद हिंद फौज के कारण जब लोगों को पता लगा आज़ाद हिंद फौज का योगदान, तो पूरे भारत में ज़बरदस्त आज़ादी की लहर आ गई। अच्छा। अभी मैंने कहा ना 1946 में भी लोगों को ये यकीन नहीं था कि पाकिस्तान बन नहीं जाएगा। अच्छा। तो सब तरफ सुभाष चंद्र बोस की जय जयकार हो रही। 1946 में? हाँ, 1945 से शुरू हो गया था। क्या बात जब लोगों को मालूम हुआ कि आज़ाद हिंद फौज का कितना योगदान है, और आज़ाद हिंद के फौजियों पर जैसे 3 बड़े फौजी अफसर थे, जनरल शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और प्रेमनाथ सहगल, लाल किले में उन पर मुकदमा चला। तो उसको लेकर के पूरे देश में ज़बरदस्त लहर थी। और एक और बात जो है वो भी पढ़ाई नहीं जाती है इतिहास में, मुझे लगता है उसका भारतीय सेना पर बहुत ज़बरदस्त असर पड़ा है, आज़ाद हिंद फौज का। हाँ, 1946 में 1946 जनवरी में आपको बताते हैं, एक फिल्म आई थी किस्मत, सेकंड वर्ल्ड वॉर में। अच्छा। वो प्रदीप का ही अच्छा, गाना क्या था। उस समय मूवीज आती थी? हैं? मूवी फिल्म बनती थी? हाँ, फिल्में थी। अच्छा। उसका एक गाना था, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। ये एक गाना गाते हुए नौसैनिक सैकड़ों की संख्या में बम्बई, कराची, मद्रास की सड़कों पर उतर आए। ये आपको याद है? हाँ, याद है कि हम लिख रहे हैं और छप चुका है। क्या बात है। छपा है ऐसा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, हाँ। अंग्रेजों ने देखा रहे ये फौज ही हमारे अगेंस्ट हो जाएगी तो हम कैसे राज चलाएंगे। बिल्कुल। तो उन्होंने बहुत समझदारी की। और एक बात और बताते हैं, ये विषय तो बहुत बड़ा है। उस समय क्लीमेंट एटली थे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर। आज़ादी के बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे तो भारत आए थे। कलकत्ता में वो उनको राजभवन में ठहराया गया था। तो उस समय जो राज्यपाल थे उसमें प्रेस के कुछ लोगों को बुलाया ऐसे इनफॉर्मल तौर पर। तो उनसे पूछा गया, मिस्टर एटली, अब तो आप बता सकते हैं कि आप लोगों ने भारत को आज़ाद करने का निर्णय क्यों किया, क्या गांधी जी के सत्याग्रह के कारण? तो एटली कुछ क्षण मौन रहा है, फिर एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, नो नो, इट वाज बिकॉज ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। अच्छा। ये इतिहास है, लेकिन पढ़ाया कहाँ जाता है? पढ़ाया नहीं जाता। तो आप इतिहास की बात करते हैं तो वो तो ऐसे ही है, वो तो जो जैसा है लिख दिया उसी को आगे सपोर्ट किया गया, स्पॉन्सर किया गया। तो असली इतिहास लोगों के सामने आना चाहिए ना। और ये सब बातें बहुत दबी छिपी हुई नहीं है। लेकिन विपक्ष तो ये आरोप लगाता है कि मोदी जी इतिहास ही बदलने में लगे हुए हैं। फिर जो यंग जनरेशन इतिहास अगर ये बोलिएगा व्यक्तिगत तौर पर, गांधी जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, करना भी चाहिए, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन अगर मुझे आप गर्दन पकड़ के बोलिए कि देश को गांधी जी ने आज़ाद कराया तो मैं बोलूँगा नहीं, उसमें और भी फैक्टर थे कि नहीं। अब सरकारी विज्ञापन में ये बताया जाता है कि सत्य और हिंसा के प्रयोग से और बिना खून का एक कतरा बहाए गांधी जी ने देश को आज़ाद कराया। ये क्या इतिहास है? ये इतिहास है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इतिहास जो है वो इतिहास बहुत जो है ना वो कठोर होता है, उसको मरम्मत करके पेश नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि हमारे यहाँ होता रहा है। तो मोदी जी अभी इतिहास बदल नहीं रही, ये तो सत्य है कम से कम। नहीं, इतिहास बदलने की बात नहीं है। जो अगर कहीं गलत बातें हैं तो उसको दुरुस्त करने की ना कि सही बात क्या है। बिल्कुल। आप अपने इतिहास को नहीं जानते हैं ठीक से। जैसे बहुत बड़ा योगदान था रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी लोगों का, क्रांतिकारी लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। गांधी जी के आंदोलन के बाद वो दब गया। गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं तुम लोगों को सपोर्ट नहीं करता हूँ। 1905-6 में जिसको बोलते हैं बंग भंग,
बंगाल को डिवाइड करने का अंग्रेज़ों ने पहले से ही सोच रखा था कि ईस्ट बंगाल में हिंदू पॉपुलेशन कम है और मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, इधर वेस्ट साइड में इसका उल्टा है, तो उसको अभी से अलग कर दिया जाए। उसका विरोध हुआ, बड़ा ज़बरदस्त आंदोलन चला उस समय, स्वाधीनता का आंदोलन। और उस पर जो क्रांतिकारी थे उसके बाद वो एक्शन में आ गए। वो कलकत्ता राजधानी थी, बहुत लोगों को तो यह भी नहीं ध्यान में आया कि राजधानी कलकत्ता थी भारत की। और पूरी राजधानी बन करके तैयार हुई 1930-34 के बीच में। अंग्रेज़ों को पता रहता कि हमको 1947 में भाग जाना पड़ेगा, तो 15-20 साल के लिए राजधानी थोड़ी बनाते। बिल्कुल। तो कलकत्ता से ब्रिटिश सरकार इसलिए भागी कि क्रांतिकारी बम चलाते थे बीच बीच में। अच्छा। और क्रांतिकारियों से ज़्यादा डरते थे, गांधी जी से नहीं डरते थे। क्यों डरेंगे? सही बात है, जब अहिंसा से ही आप आज़ादी मांग रहे हैं तो डरने की कोई बात ही नहीं। सन 42 में जो आंदोलन हुआ भारत छोड़ो, गांधी जी ने तो उसका, नेहरू ने भी कहा था कि इसका टाइमिंग ठीक नहीं है। अच्छा। लेकिन गांधी जी के सामने तो लोग झुक जाते थे। वो आंदोलन का टाइमिंग। अच्छा, नेहरू जी के आचरण पे भी लोग बहुत लांछन लगाते हैं। नेहरू जी के आचरण पे लोगों का बहुत लांछन है। नहीं, लांछन की बात नहीं है। देखिए ऐसा है कि अब इस विषय को कहीं खत्म करना होगा। ठीक है। नेहरू जी जैसा हर आदमी जो है ना, जिंदगी में कोई ना कोई गलती करता है, कर सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे। उनका दिमाग प्रिजर्व कर लिया गया कि इतना ब्रेन इस आदमी में कैसे था। आइंस्टाइन का कहना था कि मेरा कोई दिन ऐसा नहीं बीतता जिससे मैं कोई छोटी मोटी गलती नहीं करता। करेक्ट। तो उससे ज़्यादा ब्रेन तो शायद ही किसी का रहा हो। तो गलती जो हो गई उसको मान लेना चाहिए। ये बात है कि गलती करते समय इरादा ठीक रहता है। आपका इरादा ठीक था लेकिन गलत साबित हो गया, तो उसको तो मानिएगा ना। जी जी जी। गलती होगी और उसको नहीं माना तो गलत है। नेहरू जी के बारे में 2-3 गलतियां जो हैं, बाकी गलतियों को तो छोड़ दीजिए लिस्ट। 2-3 गलतियां जो हैं वो ये है कि एक तो कश्मीर के मामले में उन्होंने इस मामले को यूएनओ में जाने दिया। अच्छा। तो भारत का इंटरनल मामला था। बिल्कुल बिल्कुल। और भारत फरियाद लेके चला गया यूएनओ में। हम लोग फरियादी बन के गए और मुलजिम बन गए। उसमें से यह था कि ये पाकिस्तान हमला किया, इसको हटाइए यहाँ से। और वो राजा महाराजा जो था उसने लिख दिया था जो भी हो, तो पाकिस्तान उसमें क्यों एंटर किया है? जैसे जो भी मामला हो भारत के अंदर इंटरनल मामला है, तो पाकिस्तान ने कबायलियों को भेजा था। आगे वो थे, पीछे ये थे। और बहुत से पाकिस्तानी फौजी कबायलियों के भेष में थे। इस मामले में तो पाकिस्तान माहिर है। तो उन्होंने तो जैसा अभी मैंने आपको कहा, इंपीरियलिज्म जो है यही है। अमेरिका और ब्रिटेन पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उनका फुट होल्ड चाहिए, और फुट होल्ड उनका अभी तक बना हुआ है। तो वो सरदार पटेल इसके विरुद्ध थे। ये हमारा अंदरूनी मामला, हम यूएनओ में क्यों जाएं? बिल्कुल। दूसरा ये है चीन के बारे में। चीन के बारे में भी सरदार पटेल की तो डेथ भी 4 साल बाद हो गई। उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी, एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड। और बहुत लोगों को लग रहा था कि ये चीन जिस तरह से कर रहा है, नई हुकूमत आ गई 1949 में चीन में, भारत की आज़ादी के 2 साल बाद, और चीन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और ये हिंदी चीनी भाई भाई ये चीन से सतर्क रहना चाहिए। वो ऐसा ऐसा बढ़ते जा रहा था। सब लोग बोल रहे थे कि चीन से खतरा है, लेकिन ये हिंदी चीनी भाई 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 के फेर में रहे। और एक और उनकी बड़ी गलती यह थी कि जब 1962 में चीन ने हमला किया, अक्टूबर 62 में, तो उससे पहले ये जा रहे थे नेहरू जी श्रीलंका में। तो एयरपोर्ट पर यहाँ उनसे पूछा गया कि बॉर्डर पर सुनते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में चीनी फौज जो है, तो अंग्रेजी में उन्होंने कहा, आई हैव गिवन ऑर्डर टू माई फोर्सेस टू थ्रो देम आउट, उनको वहाँ से खदेड़ दीजिए। तो चीनी लोग इस सब मामले में जो है ना वो बहुत उदार नहीं है। चीन के हमले का एक कारण यह भी था कि नेहरू जी को बताया जाए कि कैसे तुम हमको थ्रो कर सकते हो वहाँ से। अच्छा। तो बाद में पूछा गया, कृष्णा मेनन डिफेंस मिनिस्टर थे, वो भी उसी भाषा में बोल रहे थे, आपने ऐसा क्यों कहा? आपका कोई प्रिपरेशन ही नहीं था। कुछ लोगों का तो यह कहना है कि भारत
एकदम प्रोवोक नहीं करता चीन को, ये तो प्रोवोकेशन वाली बात होगी ना, तो बात ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती। हालांकि बढ़ती तो वो अलग बात है, लेकिन हम अपनी ओर से कोई गलती क्यों करें। उसके बाद जो है वो जो होना था सो हुआ, और चीन ने हमला कर दिया और उससे भारत की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। आज तक भारत जो अपमानित होता है कि चीन ने भारत के अंदर घुस करके इनको पानी पिला दिया। तो आप तैयारी तो करते हैं, तैयार तो रहते हैं, कोई तैयारी नहीं थी, और फिर आप बोल देते हैं कि हमने अपनी फौजों को आदेश दे दिया कि उनको खदेड़ दीजिए यहाँ से। तो बाद में पूछा गया तो बोले वो तो राजनीति में चलता है, ऐसे ही बोल दिया गया था। ये कितनी रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, ये फैक्ट है सब। अच्छा, ये सब रिकॉर्ड पर है कहाँ कब क्या कहा, ये ऐसे नहीं है कि मैं कोई बाजी कर रहा हूँ। तो ये दो बहुत बड़ी गलतियाँ थी, और भी कई गलतियाँ थी, उनका बहुत बड़ा योगदान था, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन गलती तो गलती है ना। इंदिरा गांधी के कारण बांग्लादेश की मुक्ति का मौका मिला, और लोगों ने बहुत तारीफ की, जयप्रकाश नारायण ने की, अटल बिहारी वाजपेयी ने तारीफ की इंदिरा गांधी की। वही इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगा दी तो उन्हीं लोगों ने इंदिरा गांधी की आलोचना की। बिल्कुल। तो आप बोले क्यों आलोचना करते हैं, अरे ये देखिए बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में तो इंदिरा गांधी का योगदान था, आप क्यों आलोचना कर रहे हैं इमरजेंसी की। ऐसे नहीं होता है इतिहास में, लेकिन लोग ऐसा ही इतिहास। एक किताब निकली थी इंदिरा गांधी पर, पार्लियामेंट के द्वारा छपवाई गई कांग्रेस सरकार के टाइम में। आपको अच्छा। मानने लायक बात नहीं लगेगी, लेकिन फैक्ट है ये। उसमें इमरजेंसी का उल्लेख ही नहीं था। अच्छा, इंदिरा गांधी के लाइफ पर किताब इमरजेंसी का उल्लेख ही नहीं है। जो सोचे होंगे कि इमरजेंसी का उल्लेख करने से कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, चलो इसको पूरा मटियामेट कर रहे। तो ये इतिहास होता है क्या? यही दिक्कत है हमारे साथ इतिहास में। और अभी भी अब ये बात है कि ये हेमंत सोरेन नौजवान है, और अब वो ताव में आ गया है, तो उम्मीद करते हैं। अच्छा, ये ताव में आके आदमी काम करता है। जब आदमी हीट अप होता है ना, तो उसी में काम करता है। अब इसे कुछ करके दिखाना है, और हम उम्मीद करते हैं, कहना चाहिए कि ये शायद कुछ करके दिखाए। ऐसा उम्मीद है, ऐसा उम्मीद है, उम्मीद पर बोलते हैं कि दुनिया कायम है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको भाजपा का या अपोजिशन का समर्थन लेके चलना होगा, और भाजपा को भी ये सोच करके कि झारखंड का हित किस में है। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि APJ अब्दुल कलाम का क्या कहना था, तो सब अगर मिल करके ये समझ लीजिए कि झारखंड को आगे बढ़ाना बहुत आगे बढ़ सकता है। इसमें ये एक यज्ञ है, इसमें सबको अपनी आहुति देनी होगी। और आज लोगों को ये पूछना चाहिए, जैसे जॉन एफ कैनेडी 1960 में अमेरिका का चुनाव जीत गए थे, प्रेसिडेंटशिप का। उन्होंने कहा था अपने देश के नाम संदेश में कि आप ये मत पूछिए कि अमेरिका आपके लिए क्या कर सकता है, आप अपने से पूछिए कि आप अमेरिका के लिए क्या कर सकते हैं। इसीलिए झारखंड के लोगों को यह नहीं पूछना चाहिए झारखंड हमारे लिए क्या कर सकता है, आप अपने से पूछिए कि आप झारखंड के लिए क्या कर सकते हैं। मेरा ख्याल है आप यहीं इसको समाप्त किया जाए। सर, जाते हुए एक आखिरी बात, ऑलमोस्ट 87 वर्ष के आप हैं, 87 ईयर्स ओल्ड आप हैं, 87 वर्ष आपकी उम्र है। हाँ, उससे 2-3 साल ज़्यादा ही है। अच्छा, ठीक है। चलिए 87-88 पकड़ लेते हैं हम लोग। तो 88 वर्ष के में अगर मैं मान लूँ कि आपको आपकी संस्मरण 75 वर्ष की रही होगी, 75 वर्ष का आपको याददाश्त है, तो जो नया जनरेशन का युवा पीढ़ी है हमारा, जिसको जेन जी कहते हैं, जो जेन जी क्विक रिजल्ट चाहता है हर चीज़ के लिए त्वरित कार्रवाई चाहता है, उसके लिए आप अपने अनुभव से उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्विक रिजल्ट तो इंस्टेंट काफ़ी, हाँ, इंस्टेंट मैगी। हमारे यहाँ कहा गया है सहज पके सो मीठा होए। पहले जो भोजन बनता था ना लकड़ी पर, तो वैसे ये साइंटिफिक फैक्ट है, वो उसमें जो भोजन बनता था रोटी सब्जी वगैरह वो पच जाती थी। अभी जो गैस पर बनता है ना बिजली पर, तो वो उस तरह से
वो काम वो नहीं कर पाती है। और कोई भी काम जो है तो ये उनको सोचना चाहिए, जैसे मान लिया कोई पौधा है, आप उसको लगाते हैं तो आहिस्ते 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 ऐसे आगे बढ़ता है। अब बच्चे क्या करते हैं, पौधा लगाया दूसरे दिन खींचते हैं, कितना आगे बढ़ा है जी, तो ऐसे नहीं होता है। तो उनको ये सोचना चाहिए कि टाइम लगता है, हर काम में टाइम लगता है, और क्विक रिजल्ट्स जो मिलते हैं ना, जिसको कहते हैं शॉर्टकट, तो शॉर्टकट जो है कहीं नहीं ले जाता है, असली रास्ता वो नहीं है। और अगर उनको चाहिए कि बायोग्राफीज पढ़ें जो सक्सेसफुल लोग रहे हैं, तो उनको पता लगेगा कि अच्छा, उनको रील देखना चाहिए कि किताब पढ़नी चाहिए? हैं? उनको इंस्टाग्राम पे रील देखना चाहिए या किताब पढ़नी चाहिए? मेरे से पूछेगा तो मैं बोलूँगा किताब पढ़ना चाहिए। अच्छा, किताब पढ़ना चाहिए। हाँ। किताबों में जो ज्ञान छिपा हुआ है जी ना, जी, वो उनको कहीं नहीं मिलेगा। और किताब का कोई ये बात अलग है कि आप किताब को बाद में नेट में डाल दीजिए या अपना ई बुक ले आइए, लेकिन मूलतः जो किताब है तो उसमें टाइम लगता है। अब तुलसीदास ने रामायण लिखी तो क्या 6 घंटे में लिख दी? कितना ज़माना लगा। ऐसे ऐसी पुस्तकें हैं जो बहुत चर्चित हैं, लिखने वाले को 15-15, 20-20 साल लगे। तो आप वो चाहेंगे कि तुरंत फुरत हो जाए, तो वो तो संभव नहीं है जी। ये मतलब कि ऐसा नहीं है ना फटाफट तुरंत, ऐसा होता नहीं है। कुछ काम होते हैं, हाँ। लेकिन हर जगह ये फार्मूला लागू नहीं होता। झारखंड में जिस तरह का नशा की खेती हो रही है, नशा का व्यापार हो रहा है, झारखंड में नशा का व्यापार और नशा की खेती भी हो रही है, आपको मालूम होगा? ये नशे का व्यापार तो लगभग पूरे देश में हो रहा है। और हमारी तो क्या झारखंड दूसरा पंजाब बनने की ओर है? हाँ, तो उड़ता पंजाब। पंजाब का नाम उड़ता पंजाब। हाँ, उड़ता पंजाब, मैं वही पूछ रहा हूँ। तो ऐसा है कि नशा क्या है क्या नहीं है, झारखंड के पिछड़ेपन का एक कारण नशा रहा है। ऐसे जो आदिवासी समाज है उसमें ये था कि हड़िया जिसको बोलते हैं, उसमें मामूली सा नशा रहता है, तो उसको तो पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं। 1-2 बार मुझे भी बुलाया गया था तो दोना में हड़िया दी गई। मैंने कहा कि नहीं, अच्छा। नहीं तो वो अपना भावनात्मक तौर पर या धार्मिक तौर पर अपनी बात है, लेकिन होता क्या है कि वो फिर उसकी मात्रा बढ़ जाती है और हड़िया को नशे के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिए आदिवासियों में जी। और मैंने तो खुद देखा है कि नशाखोरी के कारण जो है ना परिवार बर्बाद हो गए। और अपना वो पी के डाउन है, पता ही नहीं परिवार का क्या है क्या नहीं है। संभालना, पैसा संभाला जाए, सेव किया जाए, कल का क्या होगा परसों का क्या होगा कुछ नहीं, तो उससे बहुत नुकसान हुआ है। ऐसे कांग्रेस की सरकार थी जो 1939 में प्रांतीय सरकारें बनी थी, उसमें डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे मुख्यमंत्री। उन्होंने यहाँ नशाबंदी लागू की थी और गांधी जी के जो रचनात्मक कार्यक्रम थे उसमें एक नशाबंदी भी था। उन्होंने कहा था कि मुझे अगर एक दिन के लिए भारत का डिक्टेटर बना दिया जाए तो मैं सबसे पहला काम यही करूँगा, शराब पर पाबंदी लगा दूंगा। लेकिन उसका बहुत लोगों ने विरोध किया। तो ये कहा गया कि ये जो एक्सेस हो जाता है ना, ये आप जो हड़िया इस्तेमाल करते हैं अपना पूजा पाठ पर सो कीजिए, लेकिन जो एक्सेस हो जाता है वही नुकसानदेह है। तो होता क्या है, अब जैसे ये शराब है, अल्कोहल, तो कई लोग ऐसे हैं समृद्ध घरों के लोग, वो रात को सोते समय या खाने से पहले ऐसे एक आध पैग ले लेते हैं, तो उससे समाज का नुकसान नहीं है उतना, हालांकि मैं उसका समर्थन नहीं करता। लेकिन क्या होता है, वो पैग से जब बोतल पर आ जाते हैं और घर परिवार की परवाह नहीं करते हैं, तो ऐसे बहुत परिवार बर्बाद हो गए हैं। उनकी तो मतलब कि बहुत ही कहा जाएगा कि दयनीय कहानी है। उनकी औरतों से पूछिए, महिलाओं से पूछिए, जैसे नीतीश कुमार बिहार में लागू किया। बिल्कुल ये बात है कि नशाबंदी टोटल बैन आसान नहीं है, टोटल बैन आसान नहीं है, लेकिन उसके कुछ उपाय हैं। बीच का रास्ता अपनाया जाए तो वहाँ
बिहार में महिलाएं बहुत खुश हैं नीतीश से कि देखिए ये हमारे मर्द जो नशाखोरी करते थे अब वो नशाखोरी की आदत जाती नहीं है, वो जो नकली शराब है जो पी पी के मर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गुजरात में भी नशाबंदी लागू है, लेकिन ऐसे पाकिस्तान की बात चली वहाँ भी नशाबंदी लागू है, लेकिन पूरी नशाबंदी होती नहीं है। तो उसमें लोगों को उसमें शिक्षित जागृत करने की आवश्यकता है। वहाँ तो क्या पाकिस्तान में आर्मी वालों को मना नहीं है, अच्छा उसका बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं होटलों में उनको मना नहीं है। उसके बाद गैर मुसलमानों को मना नहीं है, अच्छा ये मुसलमानों के लिए मना है। और एक वो सिंध के एक जो शराब बेचता था उससे पूछा गया कि कैसा चल रहा है, बोला बहुत बढ़िया चल रहा है। बोला कौन है तुम्हारे खरीदार, बोला देखिए ऐसा है कि खरीदार तो खरीदने में तो किसी हिंदू या क्रिश्चियन का ही नाम लिया जाता है लेकिन अब मुसलमान ही ज़्यादा इसका सेवन कर रहे हैं। तो आप बोलते रहिए कि इस्लाम में नशाखोरी मना है, हमने नशाखोरी बंद करा दी, लेकिन बंद कहाँ हुई। तो इसमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे देखा जाए। और ये तो जो नौजवान लोग जो हैं झूम के, जितने हमारे देश में एक्सीडेंट हो रहे हैं 1.5 लाख लोग हर साल सड़कों पर एक्सीडेंट के कारण मर रहे हैं, 1.5 लाख। तो किसी देश में 1.5 लाख लोग मर जाएं अननेचुरल डेथ किसी सरकार के अधीन, तो उसका तख्ता पलट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये उसमें मैक्सिमम एक्सीडेंट बताया गया है कि ड्रिंक किए हुए था ड्राइवर, अंधाधुंध गाड़ी चला रहा था, ओवर स्पीड, ये और वो। तो कहाँ कहाँ पर कैसे रोका जाए, ये तो बहुत ज़बरदस्त नेशनल प्रॉब्लम है। और किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में तो ये रहता ही नहीं है। बिल्कुल। अब पर्यावरण प्रदूषण जो है वो क्या है, वो तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण। हम लोग एक बार पॉडकास्ट करेंगे पर्यावरण पे भी। हाँ मैं एक बार आपसे समय, एक बार समय लूंगा आपसे। सबसे ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण तो चीन और अमेरिका कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो क्लाइमेट चेंज को लेकर जो दुनिया भर में सब सम्मेलन होते हैं, सबसे ज़्यादा नॉन कोऑपरेशन इन्हीं दो मुल्कों का है। यही प्रदूषण जो है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या क्या फैला रहे हैं। और अभी तो ये स्थिति है कि डिग्री जो ये बढ़ गया है टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग, ये 2 डिग्री हो जाएगा तो बहुत तबाही हो जाएगी, उससे और आगे बढ़ सकता है। तो एक दिलचस्प किस्सा है इस बारे में कि एक इंसान ने ईश्वर से पूछा, प्रभु प्रलय कब आएगा। ईश्वर ने कहा मेरे से ज़्यादा तो तुम ही जानते हो, क्योंकि लाना तो तुम ही को है। बिल्कुल सही। यही हो रहा है। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे थे 87-88 वर्ष के पद्म श्री बलबीर दत्त जी के साथ, जो रांची से निकली हुई अखबार रांची एक्सप्रेस के फाउंडर एडिटर रहे हैं। पाकिस्तान के रावलपिंडी में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने देश का विभाजन भी देखा है, इन्होंने इंदिरा गांधी का शासन भी देखा है, इतिहास पे भी चर्चा किया इन्होंने, झारखंड पे बारे में हम लोगों ने बात की है। उम्मीद करता हूँ कि ये नई सरकार के बारे में इन्होंने भी उम्मीद जताई है कि ये नई सरकार झारखंड वासियों के लिए कुछ अच्छे प्रोग्राम लाएंगी, कुछ अच्छी योजना बनाएगी और झारखंड का विकास होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे लोगों से के साथ कि ये पॉडकास्ट आपको रोचक, अनुभवी और मज़ेदार लगेगा। और मैं इस पॉडकास्ट को यहीं पे विराम देता हूँ धन्यवाद के साथ कि पद्म श्री बलबीर दत्त जी हमारे बीच आए। धन्यवाद।